नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डी के करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथ ही हम सीटेट और टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या बोलते हैं शिक्षण और आपका जो मनोविज्ञान है उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एस्टेकल ऑफ प्रॉब्लम इन सॉल्विंग। कह रहा है सूझ, भग्नाशा, चिंता या दुश्चिंता या नकारात्मक मानसिक वृत्ति। कह रहा है एंजाइटी, फ्रिक्सेशन और एंजाइटी या नेगेटिव मेंटल स्टेट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा एक ए, सूझ, इंसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, वो है कि निम्नलिखित में कौन सा संवेग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इमोशन। कह रहा उद्दीपक, स्मृति, आमोद या ध्यान। तो स्टिमुलस, मेमोरी या अम्यूजमेंट या अटेंशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दूसरा, स्मृति यानी कि मेमोरी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है तीसरा क्वेश्चन है, हाँ ये इसका एक्सप्लेनेशन देखो। एक्सप्लेनेशन देखो, संवेग या भावना हम इसे कहते हैं या इमोशंस कहते हैं। ये जो हमारी मूल प्रवृत्ति हैं, ये जो संवेग, इसमें देखो क्या क्या आता है। इसमें तो देखो इसके लिए हम संवेदना कहते हैं या भावना कहते हैं, मूल प्रवृत्ति या इमोशंस कहते हैं। इमोशन शब्द ये लैटिन भाषा के गति, आवेग या उत्तेजित दशा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है सार्वभौमिक, जन्मजात, अस्थायी या सुख और दुख दोनों मिलते जुलते। संवेगों पर क्या बोलते हैं नियंत्रण रखने वाली बुद्धि संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। और फ्राइड ने दो जीवन की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, इनमें से है इरोज और थैनोड। तो जो मूल प्रवृत्ति है उसमें देखो जेबी वाटसन ने जो जन्म के समय कितने बताए थे वो 3 बता रहा है। कह रहा है भय, क्रोध और प्रेम। और मैकडूगल ने जो बताई वो कितनी बताई, वो 14 बताई। यानी कि जो फ्राइड है उन्होंने 2 बताई, एक है जीवन मूल प्रवृत्ति यानी कि इरोज, और मरण मूल प्रवृत्ति यानी कि थैनोड। जेबी वाटसन ने जन्म के समय 3 बताई, भय, क्रोध और प्रेम। और मैकडूगल ने 14 बताई हैं। ठीक है, 14 मूल प्रवृत्तियाँ कौन सी है। देखो जो इस तरफ जो हम लिख रहे हैं वो है हमारे संबंधित संवेग और ये हमारी मूल प्रवृत्तियाँ। तो इसमें जो पहली मूल प्रवृत्ति है, देखो जब हमें डर लगता है तो हम क्या करते हैं, भागते हैं, पलायन करते हैं। जब हमें किसी को मारना होता है, गुस्सा आती है, क्रोध आता है, तो हम क्या करते हैं, युद्धता यानी युद्ध की इच्छा हम करते हैं। और जब हमारे लिए किसी से घृणा होती है तो उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। और ऐसे ही हमारा है जो आश्चर्य, जो हमारे लिए किसी चीज़ में आश्चर्य प्रतीत होता है, जैसे किसी जो है खरगोश है उसके सींग निकले आएँ या हमारी हथेली पे सरसों जमे आए, तो इस तरीक़ा का ये जो हमारे लिए देखने को मिलता है ये आश्चर्य से भरा जीव है। तो हम इसे जानने की इच्छा करते हैं आखिर ये है क्या मामला। फिर जो हमारा है वो होता है वात्सल्य यानी कि जिसे लव कहते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, शिशु सुरक्षा के लिए ये हम प्रयोग में लाते हैं। विषाद यानी कि डिस्ट्रेस, इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारा माइंड ठीक नहीं होता, जब हम विषाद से घिर जाते तो हम किसी की शरणागति में जाते, कहते नहीं माइंड आपका ठीक नहीं है। तो जो बहिर्मुखी लोग हैं तो वो क्या होते हैं, किसी अपनी प्रेमिका के साथ या किसी अच्छी वस्तु के साथ अपना प्रेम जताते हैं। और जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं या जो क्या बोलते हैं धार्मिक टाइप के लोग होते हैं, वे क्या करते हैं, वो सत्संग जाते हैं, भजन सुनते हैं या मंदिर या मस्जिद, गुरुद्वारे इत्यादि में वो घूमते हैं और वहाँ पर भजन कीर्तन, संगत और संगीत और आपका जो है क्या बोलते हैं लंगर वगैरह करते हैं ये। तो इस तरीका ये चलता है। फिर आता है संरचनात्मक भावना, जिसे बोलते हैं फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस। इसमें क्या होता है रचनात्मक, जब हमारे लिए संरचना किसी चीज़ के, जैसे हमारे लिए भावना हमारी ये बन रही कि हम एक बढ़िया सा मकान बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पहले भावना लाते हैं, फिर उसमें क्या रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्शन, फिर हम उसका निर्माण करते हैं। फिर आता है हमारा कि स्वामित्व की भावना, जब हम किसी पर अपना स्वामित्व की भावना, जैसे ये मैं जो पेन से पढ़ा रहा हूँ तो ये पेन मेरा है, तो इसमें स्वामित्व की भावना है। तो हम जब मेरे स्वामित्व की भावना जब इसमें आएगी तो उससे क्या करें, हम इकट्ठा करें, संचय करें। तो ये कितनी हो गई, ये हमारी जो हो गई वो हो गई 1 2
3 4 5 6 7 8। नमी देखो, नमी है देखो इसमें एकाकीपन। जब एकाकीपन आता है तो हम क्या कहते हैं, चलो समूह में घूमे आए, या समूह में बैठते हैं, कहते नहीं अकेले बोरिंग हो रही है तो चलो भाई अब 4 लोगों में अपनी बात करते हैं। कामुकता जिसे लस्ट बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जब काम की भावना हमारे संवेग जब जगते हैं या चालू होते हैं तो हम सेक्स की अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, तो उसमें जो है सेक्स करते हैं। फिर आता है हमारा श्रेष्ठता की भावना, यानी कि पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति जो है सेल्फ एसरटेन जो होता है, आत्मगौरव। श्रेष्ठ, हम अपने आप को श्रेष्ठ कब मानेंगे, जब हमारे लिए कोई आत्मगौरव मिल जाए। जैसे हम यूपीएससी क्वालिफाई कर लें, हमारा सिलेक्शन हो जाए, टीचर बन जाए, या हम राजनेता हैं तो हम राजनीतिक में अपने जो हमारा क्या बोलते हैं जो पायदान है उस पर हम पहुंच जाएं, शिखर पहुंच जाएं, इस तरीक़ा से हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट आता है हमारा आत्महीनता। जब हमारी आत्महीनता यानी कि निगेटिव सेल्फ फीलिंग जब हमारे अंदर आती है तो हम क्या करते हैं, दैन्य यानी कि शब इमोशन में पहुंच जाते हैं। फिर जब भूख यानी एपेटाइट, जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, भूख की खोज में, यानी कि भूख जब होती है तो हम भोजन की खोज में पहुंचते हैं, अन्वेषण करते हैं, फूड आप सीकें। फिर जब आमोद यानी कि जब हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, अमिसमेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हास यानी कि लाफ्टर, यानी कि हम हंसते हैं। जब हमारे संवेग अंदर से निकल के आते हैं हंसने की, तो हम क्या करते हैं, अंततः हंसते हैं। फिर है एकाकीपन। तो एकाकीपन और ये जो कामुकता, ये तो हो गया ना 8 9 10 11 12 13 और 14, ये हो गए। अब बचा ये वाला, तो ये जो है 2 नहीं है, ये ठीक है, ये नहीं है 2, इन्हें हटाओ। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ये 14 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है कि FIACS के साथ मूल रूप में कौन संबंधित है। कह रहा है हर्बर्ट है, लिफ्ट है, फिलेंडर है या मॉरिसन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है तीसरे का, वो हो जाएगा हमारा फिलेंडर। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, फिलेंडर। फिलेंडर अभी इसमें देखो क्या समझा है, जो FIAS जो इसका जो पूरा नाम है वो देखो क्या है। इसका पूरा नाम है कि फिलेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। इसका FIACS का पूरा नाम है फिलेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। इन फिलेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम द इंटर क्लासरूम इंटरेक्शन इज पुट इनटू 3 मेन सेक्शन। इसके 3 जो हैं पार्ट हैं, भाग हैं, सेक्शन हैं। सबसे पहले इसमें आता है वो होता है टीचर टॉक। जब आप जाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, पहले आप बच्चों से बात करें। फिर इसमें क्या कह रहा है, देखो भावनाओं को समझना, एक्सेप्ट फीलिंग। फिर कह रहा है तारीफ और प्रेरणा, यानी कि जो है पेरसिस और इंकरेजेस। फिर कह रहा है एक्सेप्ट आवर यूज आइडियाज ऑफ पीपल्स, यानी छात्र के कथनों को ग्रहण करना। फिर कह रहा है प्रश्न पूछना, यानी कि आस्क क्वेश्चन। ये पहले स्टेप की बात चल रही। फिर इसमें बात कर रहा है व्याख्या, यानी कि लर्निंग, लेक्चरिंग। फिर कह रहा है पथ प्रदर्शक, यानी कि गिवन डायरेक्शन। फिर कह रहा है इसमें आलोचना और समझाना। फिर यानी कि क्यूरिशिंग, क्रिटिसिजिंग और जस्टिफाइंग एनर्जी। इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश का मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो अपना देख लेना। फिर इसमें कह रहा है आलोचना और समझना, ये आ गया। फिर है छात्र कथन, यानी कि पीपल टॉक। फिर ये तो दूसरा है हमारा। तो पीपल टॉक में जो आता है वो क्या, टॉक में क्या क्या आता है, देखो कह रहा है छात्र कथन प्रत्युत्तर, यानी कि पीपल टॉक रिस्पॉन्स। फिर ये कह रहा है छात्र कथन प्रारंभ, यानी कि पीपल टॉक इंटिटेशन। फिर कह रहा है मौन। ये तो हमारे 2 हो गए। तीसरे नंबर पर आता है हमारा मौन, यानी कि साइलेंस। यानी कि जो साइलेंसिटी है, अगर बच्चा हम कह रहे हैं कि तेरे को जैसे हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने का तरीका हमारा ठीक नहीं है, तो इसमें क्या होता है, बच्चा शांत होता तो हमें पूछना पड़ता है या हम समझ लेते हैं, अनुमान लगा रहे। फिर है शंका, यानी कि ब्लैंकनेस, यानी कि कन्फ्यूजन। तो ये हमारे इसके जो 3 हैं वो हो जाएगा व्याख्या। नेक्स्ट देखो, फिर है चौथा क्वेश्चन है, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑफ क्वेश्चन स्किल। फिर पहला पूछ रहा है प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धन का प्रयोग करना। फिर कह रहा है प्रश्नों का प्रोत्साहन देना। कह रहा है तीसरा
हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, सुनने में संवेदनशीलता का विकास करना। नेक्स्ट इंग्लिश वर्जन है कि यूजिंग इंक्रीजिंग मेथड ऑफ आस्क क्वेश्चन, इंक्रीजिंग क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन विद यस और नो आंसर। फिर कह रहा है डेवलप हियरिंग सेंसिटिविटी। ये इसमें पूछने में कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है चौथे का वो आपका हो जाएगा तीसरा। हाँ या ना वाले जो प्रश्न होते हैं, यानी कि यस या नो वाले जो प्रश्न होते हैं वो तरीका ठीक नहीं है। ये बंद अंत वाले प्रश्न इन्हें बोलते हैं, और इसके लिए हम थोड़ी व्याख्या देखते हैं क्या है। देखो, हाँ व्याख्या हम समझ ले रहे हैं। तो एक होते हैं ओपन एंडेड, एक होते हैं क्लोज एंडेड। तो जी क्लोज एंडेड यानी कि बंद अंत वाले ये क्वेश्चन है। अब हाँ या ना में जैसे मैंने पूछा बंद क्वेश्चन वाले कि आगरा का ताजमहल कहाँ है, तो इसके बारे में ये हमारा हो जाएगा क्लोज एंडेड यानी कि बंद अंत वाले प्रश्न। और हम पूछ लें कि ताजमहल के बारे में आप बताएं, तो ताजमहल आगरा में है, इसे शाहजहां ने बनवाया, इसे इतनी सन में बनाया, इसे इतने कारीगर लगे थे बनाने में, इसकी याद में बनवाया, ये इस जगह पर स्थित है। तो इसमें ये क्या है, इसमें कई चीज़ें हमारी ओपन हो रही हैं ताजमहल के बारे में। तो ये जो है तो ताजी महल, तो क्या बोलते हैं, ये हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस तरीका का ये हमारा जो सही नहीं है वो तरीका है हमारा हाँ अथवा ना प्रश्न वाले, यानी कि यस अथवा यस और नो वाले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। पहला कह रहा है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, कह रहा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, कह रहा है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, कह रहा है निर्धारण मापनी यानी कि रेटिंग स्केल, कह रहा है अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमें बताना है। पाँचवें का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा दूसरा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें जो है व्यक्ति मापन प्रक्षेपी जो तकनीक है वो ये है। देखो ये क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ ये जो जितनी भी तकनीकें हैं उनके बारे में। तो इसमें देखो क्या होता है, व्यक्तित्व के प्रक्षेपी तकनीक यानी कि प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी इन साइकोलॉजी। इसमें IBT यानी कि इंक ब्लॉक टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या, इंक ब्लॉक टेस्ट। इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं हर्मन रोसा, वो 1911 से 1921 में स्विट्जरलैंड के एक मनोचिकित्सक हैं। परीक्षण सामग्री इसमें क्या है, परीक्षण में कुल कितने कार्ड हैं, 10 हैं। इसमें 5 कैसे हैं, काले हैं, और 2 कैसे हैं, वो हैं काले लाल, और जो 3 कार्ड हैं वो अनेक रंग के स्याही वाले। देखो तो 5 कार्ड इसमें काले हैं, तो 5 कार्ड काले हैं। देखो कहाँ कहाँ पे, 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 काले हो गए। फिर इसने ये कहा है टोटल 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 9 10 हो गए। फिर कह रहा है 2 काले और लाल, 2 काले और लाल कहाँ पे हैं, काले और लाल 2 ये हैं। फिर ये कह रहा है 3 कार्ड पर अनेक रंग है, तो इसमें अनेक रंग है 3 कार्ड में, 1 2 3। तो ये इसकी पहचान हो गई, मतलब किसकी, IBT की यानी इंक ब्लॉक टेस्ट की। फिर देखो क्या है, व्यक्तित्व की जो है प्रक्षेपी परीक्षण यानी प्रोजेक्ट टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी इन साइकोलॉजी। इसमें उपयोगिता क्या है इसकी, देखो इसकी उपयोगिता है परीक्षण के माध्यम से परीक्षार्थी के व्यक्तित्व के कौन सा विकास, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक पक्षों को मापा जाता है। इसका प्रयोग मानसिक रोगों के निदान, उपचार तथा बाल निर्देशन में होता है। फिर कह रहा है क्रो एंड क्रो के अनुसार धब्बों की व्याख्या करके परीक्षार्थियों को अपना व्यक्तित्व की संपूर्ण चित्र प्रस्तुत देता है। नेक्स्ट आता है व्यक्तित्व प्रासंगिक परीक्षण यानी कि प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी इन साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है, इसका जो हिंदी अनुवाद है वो होता है व्यक्तित्व के प्रक्षेपी परीक्षण। अब जिसमें जो टेस्ट है वो कौन सा है, इसमें जो टैट टेस्ट है यानी कि थैमेटिक एप्रिसिएशन जो टेस्ट है यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, यानी इसे हम दूसरे नाम से कहते हैं विषय आत्मबोध परीक्षण। इसे दिया किसने था, इसे जो देने वाले थे वो थे मुरे और मॉर्गन। कब दिया, 1935 दिया। इसमें कार्डों की संख्या कितनी है, 30 + 1 31 कार्ड है। कुल कार्ड जो है वो 30 है, एक सादा है, ठीक है।
10 कार्ड इसमें पुरुषों के हैं, 10 महिलाओं के हैं। 10 कार्ड इसमें 10 कार्ड इनमें दोनों इन दिए गए कार्डों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए ये टेस्ट है। तो 10 10 20 और 1 30, तो इसमें जो कुल हो जाएगा वो हो जाएंगे 31। एक सादा है ये वाला, और ऐसे करके 30 31 हो जाते हैं। फिलहाल इस परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति की जो निराशा है, आवश्यकता है, काम संबंधी समस्या है, रुचि है, अभिरुचि आदि समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती। इस आधार पर हम क्या करते हैं, उचित निर्देशन और मार्गदर्शन कर देते हैं। ये क्या कर रहा है, ये लब कर रहा है। तो इसमें क्या है, देखो कार्डों आधार कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। तो इस बारे में ऐसे पता लग जाता है। यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये चित्र समझा रहा है। फिर है नेक्स्ट, वो है हमारे व्यक्तित्व के प्रक्षेपी परीक्षा यानी कि प्रोजेक्टिव टेस्ट इन पर्सनालिटी इन साइकोलॉजी। इसमें बाल प्रसंगात्मक परीक्षा जिसे वो हम बोलते हैं स्कैट यानी कि चिल्ड्रन एप्रिसिएंस टेस्ट। ये क्या है, यह परीक्षण लियोपोल्ड बैलक ने कब दिया था, 1948 में दिया था। और इसमें सुधार करके फिर यह वयस्क प्रसंगात्मक परीक्षण कहा गया, जिसके लिए हम सेट नाम से अब जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं सीनियर अप्रिसिएशन टेस्ट नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, 3 से 11 वर्ष की आयु के मध्य जो बालकों को व्यक्तित्व हम मापन करते हैं, जिसमें 10 चित्र होते हैं। सभी चित्र जानवरों को होते हैं। भारत में कोलकाता में इसे किसने बनाया था, वो थी हमारी उमा चौधरी। और इस परीक्षण में योगदान अर्नेस्ट कृष्ण ने भी दिया, और बच्चों को चित्र दिखा कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व के परीक्षा में यानी कि प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी इन साइकोलॉजी में, वो है हमारा वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण, जिसे बोलते हैं सेंटेंस और स्टोरी कंपटीशन टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं SCT। इसके प्रवर्तक कौन है, एबिंगा घास हैं, और इसमें पाइने व टेंडर इसके सहयोगी हैं। यह विधि लिखित होने के कारण शिक्षित व्यक्तियों के लिए कैसी उपयोगी मानी जाती। खेल नाटक विधि जो आती है, इसके कौन जनक हैं, इसके जनक हैं JL मोरिनो। तो हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं वाक्य या कहानी पूर्ति। जैसे मैंने लिख दिया कि अगर तुम मिल जाओ, तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो कोई रहेगा जमाना छोड़ देंगे, कोई कह देगा कुआं में कूद जाएंगे, कोई कहेगा अपने घर ले जाएंगे, कोई कहेगा बाजार ले जाएंगे, कोई कहेगा मॉल ले जाएंगे। तो इस तरीक़ा से ये बच्चों के या जो वयस्क हैं उनके हमारे लिए क्या मिल जाते हैं, भाव विचार मिल जाते हैं। जैसे उसने लिख दिया तुम्हें पाकर, तो कोई कह रहा है मैं खुश हो जाऊंगा, मैं दुखी हो जाऊंगा। तो इस तरीक़ा के, जैसे एक सेंटेंस है कि तुम्हें पाकर, उसने इतना ही छोड़ दिया, अब कह रहा है पूरा करो। तो ऐसे करके इसमें ये बात जो व्यक्ति होता है वो बता देता है, तो पता लग जाता है। जो हम खेल एवं नाटक यानी प्ले एंड ड्रामा मेथड है, इसके प्रवर्तक कौन, JL मोरिनो है। इसके बारे में देखते हैं। हाँ, तो इसका जो यहीं पे कंप्लीट है। इसके मतलब खेल और नाटक विधि के जो कौन है वो हैं JN मोरिनो। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षा, जिसे फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसे किसने दिया, गाल्टन ने जो है हमारे महोदय, उन्होंने 1879 में दिया। और स्वप्न विश्लेषण विधि ये किसने दी, ये सिगमंड फ्राइड ने दी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वो सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसे हम क्या कहते हैं। द स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन विच ए पर्सन डज नॉट प्ले अटेंशन इन कंसिस्टेंस इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो कह रहा है आयोजन यानी कि प्रिपरेशन, अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन, प्रबोधन यानी कि इम्यूलेशन, फिर कह रहा उद्भवन यानी कि इंक्यूबेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इनक्यूबेशन, जिसे हम बोलते हैं उद्भवन। अब इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसके जो स्टेप हैं वो हैं 4। पहला इसमें प्रिपरेशन यानी कि आयोजन, परिभाषा इसमें हम बताते हैं। फिर है इसका इंक्लूशन यानी कि उद्भवन, चेतन और अचेतन की बात करते हैं। रूप में समस्या का समाधान हम ढूंढते हैं। हल यानी कि इल्यूमिनेशन। फिर है सत्यापन यानी कि मूल्यांकन हम इसमें करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। देखो ऐसा ही इसमें दिखा रहा है। देखो परिभाषा यानी कि प्रिपरेशन किसी चीज़ का आयोजन, फिर है कि इंक्यूबेशन
यानी कि हम क्या करते हैं, उसमें चेतन और अचेतन हम देखते हैं कैसा है। फिर इसका इन्वेशन यानी कि हम क्या करते हैं, प्रबोधन यानी हल ढूंढते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन यानी कि हम उसका मूल्यांकन करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं 7वें क्वेश्चन, कह रहा है बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। कह रहा है अर्थ विज्ञान, सेमेंटीज, फिर कह रहा है रूपग्राम यानी कि मॉर्फेम, फिर कह रहा है ध्वनिग्राम फोनेम, फिर कह रहा है वाक्य विन्यास यानी कि सिंटेक्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 7वें का वो हो जाएगा हमारा तीसरा यानी कि फोनेम। सबसे छोटी जो इकाई है बोले जाने वाली भाषा की वो है हमारी ध्वनिग्राम फोनेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो फोन। अब देखो इसके फोन भाग जरा देख लो, इसका जो सही क्रम है व्याख्यात्मक रूप, इसे बोलते हैं स्विनिम, जिसे फोनेम हम कहते हैं। इसमें क्या आता है, स्मॉल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, जैसे आ है, ए है, बी है, सी है या का है, खा इत्यादि। फिर इसके बाद आता है रूपिम, जिसे मॉर्फिम बोलते हैं। इसमें स्मॉलेस्ट फ्रॉम ऑफ ए वर्ड, जैसे वह है, ही है, सी है, इट है, तुम हो, इस तरीका के इसमें आते हैं, आप हैं। फिर इससे आगे अगर हम चलें फिर आता है वाक्य विन्यास। वो क्या है, वाक्य विन्यास जिसे हम सिंटेक्स बोलते हैं। इस सिंटेक्स क्या है, इसमें सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब, इसमें सही प्रयोग होता है। जैसे मैं आपसे बोल दूँ वह खाना पीती है, तो इसमें क्या है, गलत हो जाएगा ये, वह खाना पीती है, वह खाना खाती है, तो ये सही हो जाए। अर्थ विन्यास, अगर अर्थ विन्यास की हम बात करें तो वाक्य में क्रम हो तथा अर्थ भी हो। जैसे मैं कह दूं कि वह बाजार जाती है, तो ये बिल्कुल सही है, वाक्य में क्रम भी सही है, कर्ता क्रिया सब सही है। वह बाजार जाती है या वह बाजार जाता है। अब मैं लिख दूं कि वह मार्केट खाता है या वह मार्केट पीती है, तो इस तरीका की ये गलत हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, यानी कि अर्थ विन्यास यानी कि वाक्य में क्रम में हो और उसका अर्थ भी सही हो। और इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि कर्ता और सब्जेक्ट यानी कि विषय हमारा जो है, और कर्ता ऑब्जेक्ट जो है, और वर्ब यानी कि जो क्रिया है, इन सभी का सही रूप जो है नहीं होता है, तब भी हम इसके लिए क्या कहते हैं, वो हम कहते हैं सिंटेक्स। तो नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो देखो 8वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मकता चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जाता है। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन बी बेस्ट प्रेडिक्ट क्रिएटिव थिंकिंग। कह रहा है इसे कौन बता सकता होगा, ये बता सकता होगा, बात सकता नहीं, बता सकता होगा, बता सकता। फिर कह रहा है हु कैन टॉक अबाउट। कह रहा है सही उत्तर बताएं, टेल टू क्रिएट आंसर। कह रहा है क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं। कह रहा है यू कैन टेल मी द आंसर। फिर कह रहा है इसे कितने भिन्न तरीक़ों से हल किया जा सकता है। कह रहा है इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन दिस वी सॉल्व। तो इसमें जो है सर्वाधिक अच्छे कौन से हैं ये पूछ रहा है। कह रहा है निम्नलिखित से द्वारा सृजनात्मकता चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। तो उसमें सबसे अच्छा जो हमारा हो जाएगा, देखो इसे कौन बता सकता है, सही उत्तर बताएं, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं, ये तो रहा नहीं। तो इसमें हो जाएगा इसे कितने भिन्न तरीक़ों से किया जा सकता है। जैसे अभी मैंने आपके लिए वो एग्जाम्पल दिया था ताजमहल वाला, तो वो ही है इसमें। ये ओपन एंडेड में आते हैं, ये किस में आते हैं, ये ओपन एंडेड में आते हैं, और वो किस में आएगा, वो क्लोज एंडेड में आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन दिस बी सॉल्व। नेक्स्ट देखो, हाँ ये देखो इस उन्होंने बताइए सोचने के तरीके आधार पर चिंतन कितने प्रकार का होता है। वो होता अपसारी और अभिसारी। देखो जो अपसारी होता है उसके एक समस्या के कई हल होते हैं, और जो अभिसारी होता है उसकी एक समस्या का एक ही हल होता है। तो इसके जिसे कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, इसे डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। इसके लिए हम दूसरे नाम से जो अभिसारी है इसके लिए हम क्लोज एंडेड बोलते हैं, इसके लिए हम ओपन हैंडेड बोलते हैं। नेक्स्ट देखो कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण है। कह रहा है व्हाट इज़ द माइक्रो टीचिंग। कह रहा है मूल्यांकन, वास्तविक शिक्षण, अपश्रेणीय शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण। कह रहा है असेसमेंट टीचिंग, रियल टीचिंग, स्किल डाउन टीचिंग या इफेक्टिव टीचिंग। तो जो सूक्ष्म शिक्षण है
वो हमारा हो जाएगा तीसरा, स्केल डाउन टीचिंग और श्रेणीय शिक्षण। ये क्या होता है? देखो एनसीईआरटी जो है वो क्या कहता है, कह रहा है शिक्षण सत्र ये कितने का चलता है, 6 मिनट का चलता है। प्रतिपुष्टि सत्र यानी कि फीडबैक सीजन ये 6 मिनट का चलता है। और पुनर्योजना यानी रीप्ले सीजन हो 12 मिनट चलता है। पुनः अध्यापन सत्र ये री टीच जो सीजन है वो 6 मिनट चलता है। और पुनः प्रतिपुष्टि रीफीड सीजन जो है 6 मिनट चलता है। तो इस तरीक़ा से ये हमारा कौन सा जो है सूक्ष्म शिक्षण जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें देखो ऐसे करके ये देखो माइक्रो लेसन प्लानिंग है और फिर जो है कैसे चलता है, यहाँ से टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच और जो है री फीडबैक और माइक्रो, ये इस तरीक़ा से ऐसे लेसन जो है प्लानिंग चलती रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा क्वेश्चन 10 सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। कह रहा हल क्या आवश्यकता का सिद्धांत दिया, कह रहा मैकडूगल क्या मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया, फ्राइड ने क्या मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया, कह रहा मेस्लो ने क्या प्रमोद आकलन सिद्धांत दिया है। तो इसका जो आवश्यकता का सिद्धांत जिसे नीड थ्योरी कहते हैं, मूल प्रवृत्ति को हम इंसाइट थ्योरी कहते हैं, और जो मनोविश्लेषण सिद्धांत से साइको एनालिटिक थ्योरी कहते हैं, और जो प्रमोद अवलोकन होगा इसके लिए ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमें बताना। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 10वें का, देखो ये जो फ्राइड हैं इन्होंने तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है, और आपका जो हाँ ये मूल प्रति ये मैकडूगल ने दी है, और ये फ्राइड हैं इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। और जो आपका ये है ये हल ने क्या है आत्मप्रबोध दिए, और ये आपका मैस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया है। तो इस तरीक़ा से ये हमारे राइट ऑप्शन कौन कौन सा हो जाएंगे वो देखो, यानी कि ए का चौथा दोनों में है, तो ये तो रहा नहीं। फिर हमारा इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, ठीक है, ए का चौथा और बी का दूसरा और सी का तीसरा, और इस तरीक़े से हो जाएगा, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। कह रहा अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, फिर कह रहा पुनर्बलन का सिद्धांत, कह रहा प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट। तो 11वें का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा अभ्यास का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत और पुनर्बलन का सिद्धांत ये हमारे अभिकीर्तन अनुदेशन के सिद्धांत में हैं, लेकिन जो नहीं है वो हमारा अभ्यास का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत देखो कौन सा, इसने देखो व्याख्या की है। छोटे छोटे पदों या लघु पदों में इसे क्या करते हैं हम सिद्धांत इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ द स्मॉल स्टेप। फिर कह रहा प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का सिद्धांत, इसके लिए हम तात्कालिक प्रतिपुष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। फिर इसमें ये कह रहा है वो कह रहा है कि सीखने की स्वयगति का सिद्धांत यानी कि सेल्फ बेस्ड लर्निंग। फिर कह रहा है स्टूडेंट टेस्ट थ्योरी यानी छात्र परीक्षण का सिद्धांत। इसमें ये कितने 3 हैं। आगे देखो कह रहा है 12वां थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि एसआर जो स्टिमुलस जो थ्योरी है स्टिमुलस जो रिस्पॉन्स थ्योरी है वो क्या है। इसमें कह रहा है थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में कौन महत्वपूर्ण नहीं है ये होगा। तो कह रहा है इन द थॉर्नडाइक स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी एसआर थ्योरी टेक्स इज नॉट
कर नहीं होगा यहाँ पर, प्रक्रिया में कौन होगा, यानी कि विच होगा इन द लर्निंग प्रोसेस। तो कह रहा है इसमें, तो कह रहा है क्रिया प्रसूत का व्यवहार, फिर कह रहा है ऑपरेशन ऑपरेंट बिहेवियर, अंतर्नोद ड्राइव, अभिप्रेरक यानी मोटिवेशन, या उद्दीपक या स्टूमुलस। तो 12वें का जो राइट ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशन ऑपरेंट बिहेवियर, ड्राइव, मोटिव और स्टूमुलस, यानी कि अंतर्नोद, अभिप्रेरणा और उद्दीपक ये हैं, जबकि ये क्रिया प्रसूत सिद्धांत ये नहीं है। देखो जैसे ये थार्नडाइक का संबंधवाद यानी कि बंध सिद्धांत, जिसे हम कॉन्सेंटिज्म और बॉन्ड थ्योरी हम बोलते हैं, स्टूमुलर रिस्पांस थ्योरी यानी कि एसआर बाउंड थ्योरी जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम प्रयत्न या भूल का सिद्धांत या चयन का सिद्धांत हम कहते हैं। उद्दीपक वह वस्तु या स्थिति जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है उसे उद्दीपक कहते हैं। अनुक्रिया जो रिस्पांस है उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला कार्य हमारा क्या कहलाता है, वो ये से नहीं क्या होगा कहलाता है। तो देखो जो स्टूमुलस है यानी कि उद्दीपक वह वस्तु या स्थिति जो किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो और फिर अनुक्रिया यानी कि रिस्पांस, उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला कार्य अनुक्रिया कहलाता है। उद्दीपक के अनुसार, जैसे आपने ये गर्लफ्रेंड पटाई और वो गर्लफ्रेंड आपका क्या है, वो है आपका उद्दीपक। गर्लफ्रेंड आपका क्या है, वो है उद्दीपक। और गर्लफ्रेंड आपकी कह रही अब चलो मुझे मार्केट ले चलो, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी अनुक्रिया। यानी कि उद्दीपक के अनुसार जो की गई क्रिया है वो हमारी अनुक्रिया कहलाती है। तो जहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छे से कि ये क्या है, उद्दीपक क्या है, हमारा उद्दीपक है हमें गर्लफ्रेंड पटानी है, और गर्लफ्रेंड पट गई फिर इसके बाद हमें क्या करना है, जब वो कह रही है कि चलो हमें मॉल ले चलो, हमें मार्केट ले चलो, घुमाने ले चलो, तो वो क्या है, वो हमारी अनुक्रिया हो जाएगी। तो अनुक्रिया क्या है, वो हमारी उद्दीपक के अनुसार किए जाने वाली जो क्रिया है उसके लिए हम अनुक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन लर्निंग हैज बीन रैंकिंग लोएस्ट बाई गैने इज द लर्निंग हायरार्की। तो इसमें कह रहा है प्रयत्न अधिगम यानी कि कॉन्सेप्ट लर्निंग, शाब्दिक अधिगम वर्बल लर्निंग, सांकेतिक अधिगम सांकेतिक होगा यानी कि सिंगल लर्निंग, फिर कह रहा है श्रृंखला, इस श्रृंखला ऐसे लिखा जाएगा श्रृंखला लर्निंग अधिगम यानी कि चैन लर्निंग। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा, देखो सांकेतिक अधिगम, जिसे हम क्या बोलते हैं सिग्नल लर्निंग। अब एक बात बताओ, बच्चा प्रत्यय अधिगम, शाब्दिक अधिगम, श्रृंखला अधिगम से तो अच्छा सीखेगा, क्या सांकेतिक अधिगम से अच्छा सीखेगा कक्षा 5 का बच्चा या 2 का या 3 का बच्चा? तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्नल यानी कि सांकेतिक अधिगम। देखो क्या रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम के जो 8 प्रकार हैं वो कैसे हैं। कह रहा समस्या का, इसमें जो है ये जो संख्या होगी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीका से ऊपर चलेगी। इसका जो लेखित क्रम है, लेकिन जो पिरामिड है वो ऐसा बनेगा, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। या फिर ऐसा करो, ये जो चल रहा है तो इसके लिए पिरामिड ऐसा करो तब सही है। इसमें यही कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में इसने यही पूछा है कि गैने ने अपने सोपान सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है, तो वो सही है, हाँ निम्न स्थान पर, यानी कि जो निचले स्तर पर है वो सांकेतिक आपका हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, इसमें ऐसे करके हम चलेंगे, ऐसे और ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे और ऐसे, इस तरीक़ा से हम चलेंगे, ठीक है। तो क्या करें, इसमें ये पीपीटी थोड़ी ऐसी बना दी, सांकेतिक हाँ निम्न स्थान पर, तो इसके लिए हम ऐसे करेंगे, ऐसे फिर हो जाएगा ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसे और ऐसे, आप ये वो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो क्या है हाँ, सबसे निचले तो इसमें सबसे पहले आएगा सांकेतिक सीखना यानी कि सिग्नल लर्निंग। फिर जो इसे थोड़ा बड़ा कर लो, देखो, यानी कि सांकेतिक लर्निंग, उद्दीपक क्रिया यानी कि एसआर लर्निंग, सरल श्रृंखला सीखना और शाब्दिक सहचार, और फिर अधिगम वो विभेदीकरण अधिगम यानी कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। फिर इसके बाद आता है, वो आता है हमारा संप्रत्यय अधिगम, नियम सीखना और समस्या समाधान। तो सबसे ऊपर जो है वो आती है हमारी समस्या समाधान, ठीक है। हो गया ये। आगे देखो, कह रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 निम्न स्तर पर अधिगम के अंतर्नोद आते हैं जो मानव और जानवरों दोनों में होते हैं। शेष जो उच्च स्तर अधिगम है वो अंतर्नोद आते हैं जो केवल मनुष्य में पाए जाते हैं। 1 से 4 तक के जो अधिगम व्यवहार हैं वो सिद्धांतों के आधार पर समझे जा सकते हैं। 5 से 8 को संज्ञानवादी सिद्धांत से समझा जा सकता है। ये 5 से जो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 1 2 3 4 5 ये जो है इसे हम संज्ञानात्मक जो है संज्ञानवादी सिद्धांत से ही हम समझ सकते हैं। देखो 14 क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि शिक्षण के दौरान उतार चढ़ाव उदाहरण है। कह रहा है देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्स एंड डाउन ड्यूरिंग टीचिंग। उद्दीपक परिवर्तन कौशल, स्टिमुलस वाइब्रेशन स्किल और प्रस्तावना कौशल, कह रहा है इंट्रोडक्शन स्किल। पुनर्बलन कौशल, कह रहा है रीइंफोर्समेंट स्किल। समापन कौशल यानी कि क्लोजिंग स्किल। इसमें ये पूछ रहा है शिक्षण के दौरान उतार चढ़ाव का उदाहरण है, तो वो कौन सा है। तो 14 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ऐसा है नहीं कि कोई व्यक्ति जो सीख रहा है वो रोज़ उतना ही सीखे जितना आज सीखा है। तो उतार चढ़ाव वाला जो उदाहरण है वो उद्दीपक परिवर्तन कौशल, क्योंकि जो हमारे कौशल है जो सीखना है उसमें हमारा क्या होता है, उतार चढ़ाव होता रहता है। किसी दिन हम ज़्यादा पढ़ते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं, किसी दिन हम कम पढ़ते हैं तो कम सीखते हैं। यही बात इसमें कही है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कह रहा है माध्यम मीडियम, अंतःक्रिया यानी कि इंट्रैक्शन और प्रतिपुष्टि यानी कि इंट्रैक्शन। फिर कह रहा है पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट। तो नहीं पूछ रहा है यानी कि नॉट पूछ रहा है। तो 15 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा चौथा, रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन। ये हमारा कौन सा संप्रेषण क्रिया का तत्व नहीं। माध्यम, अंतःक्रिया और प्रतिपुष्टि ये तीनों हैं। देखो मैसेज, फिर डिकोडिंग, फिर आता है हमारा फीडबैक मैसेज, फिर हमारा मैसेज। इस तरीक़ा से ये कम्युनिकेशन चलता है। देखो पहले मैसेज आएगा तो कोडिंग करेंगे, इंटरकनेक्शन, फिर इनकोडिंग करेंगे, फिर फीडबैक हम देंगे, फिर ये क्या है डिकोडिंग करेगा, फिर ये इंटरेक्शन करेगा, फिर ये इनकोडिंग करेगा, फिर ये मैसेज। इस तरीक़ा से हमारी कम्युनिकेशन चलती है। कह रहा मंदीमान बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम प्रयुक्त किया जा सकता है। कह रहा विच अप्रोच कैन बी सेड अबाउट ऑफ द एजुकेशन इन मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। कह रहा है व्यक्तिगत अनुदेशन, कह रहा है पर्सनल इंस्ट्रक्शन, त्वरण उपागम, एक्सीलरेशन अप्रोच, फिर कह रहा है संवर्धन उपादान यानी कि प्रोमेशन अप्रोच, फिर कह रहा है उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम, कह रहा है हाई लेवल और करिकुलम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमें बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत अनुदेशन, पर्सनल अप्रोच। मंदीमान बालकों शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त किया जाता है। जो पढ़ने में कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। व्यक्तिगत उनसे हमें बात करनी चाहिए, पर्सनल क्या कहते हैं इंटरेक्शन उनसे हम देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट। कह रहा है सीखना व्यवहार परिवर्तन क्रिया है। फिर कह रहा है लर्निंग इज ए अप्रोच ऑफ बिहेवियर चेंज। कह रहा है वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है।
ग्रोथ इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। कह रहा इवोल्यूशन इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस, कह रहा शिक्षा एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। एजुकेशन इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसमें इसने पूछा कौन सा नहीं है ट्रू। तो देखो, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया, सही बात है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात। कह रहा विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, नहीं, मात्रात्मक और आपके गुणात्मक ये प्रक्रिया है, तब ये सही हो जाता, लेकिन है नहीं, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। फिर कह रहे शिक्षा एक लक्ष्योन्मुखी, बिल्कुल ये भी सही। तो इसका जो अंततः सही राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, सी। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं बल्कि मात्रात्मक और गुणात्मक है। इवोल्यूशन इज नॉट ए क्वालिटेटिव प्रोसेस। ये कैसी हमारी क्वालिटी मल्टी और आपका जो है मल्टी डायमेंशन प्रक्रिया है, ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक। फिर इसमें 18 क्वेश्चन है। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। कह रहा स्पेशल एबिलिटी एंड स्पेशल पोटेंशियलिटी ऑफ चिल्ड्रन इन ए पार्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड। मूल, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता और रुचि, यानी कि वैल्यू, मोटिवेशन, एप्टीट्यूड या इंटरेस्ट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा अभिक्षमता, यानी कि एप्टीट्यूड। जैसे महेंद्र सिंह धोनी अच्छा खेल लेता है तो उसकी क्या है, रुचि है, अभिक्षमता है, तो उसकी क्या है, अभिक्षमता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ाने में ही इंटरेस्ट आता है तो उनकी अभिक्षमता है या रुचि है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 18 का सी, अभिक्षमता, यानी कि एप्टीट्यूड। नेक्स्ट कह रहा है ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था से मिलती जुलती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है ब्रूनर इज ए आइकॉनिक स्टेज इन सिमिलर ऑफ पियाजे स्टेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशन स्टेज। कह रहा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रेटिव ऑपरेशन स्टेज, संवेगात्मक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। इसका जो राइट ऑप्शन है 19 का वो हमारा हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखो इसमें देखो क्या होता है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसमें इनएक्टिव होता है बच्चा, लर्निंग थ्रो मूवमेंट और एक्शन। क्या है इसमें बच्चा क्या करता है, खेलता है, प्ले विद ए बुक, इसमें सिर्फ खेलता है। आइकॉनिक जब स्टेज आती है इसमें लुक एट पिक्चर, क्या करता है जो स्टूडेंट होता है वो उस पिक्चर देखता है, और इसमें क्या करता है, इसमें किताबें फाड़ता है और देखता है। इसमें प्ले विद ए बुक यानी किताबों से खेलता है, अब खेलते खेलते फाड़ भी सकता है। फिर है आइकॉनिक, इसमें क्या करता है, लुक एट पिक्चर, पिक्चर देखता है। फिर है सिम्बॉलिक, रीड ए रिसर्च, इसमें क्या करता है, अनुसंधान करता है, खोजता है कि आखिर ये सिम्बॉलिक मामला है क्या। लर्न थ्रो एब्स्ट्रैक्ट या सिंबल, जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं उन पर ये बात विचार करता है, संज्ञान में लाता है और चित्रात्मक दृष्टि से समझता है। फिर कह रहा है कौन व्यक्तित्व के गुण के सिद्धांत नहीं है, हु इज़ नॉट ए बिलोंग द ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, फ्राइड, आलपोर्ट, कैटल या आइसनेक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमें बताना है। तो इसमें जो कौन सा व्यक्तित्व गुण सिद्धांत नहीं है वो हो जाएगा फ्राइड। आलपोर्ट, कैटल और आइसनेक इन्होंने तो ये सिद्धांत की बात की थी जो व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं इन पर, लेकिन आलपोर्ट ने ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो 20 में का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फ्राइड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये कह रहा है, देखो हाँ समझाया, देखो सील गुणों का सिद्धांत, ट्रेड थ्योरी वाई आलपोर्ट। सील गुणों का सिद्धांत ये 1937 में दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व की संरचना सील गुणों से ठीक वैसे ही बनी होती है जैसे मकान छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले इसमें कह रहा है सामान्य सील गुण यानी कि जनरल ट्रेड्स, लगभग सभी लोगों में सामान्य होता है। फिर आता है हमारा विशिष्ट सील गुण यानी कि स्पेसिफिक या स्पेशल, यानी कि व्यक्ति में विशेष गुण जैसे महात्मा गांधी का अहिंसात्मक होना। फिर आता है इसमें कार्डियल प्रवृत्ति यानी कि कार्डिलियन डिस्पोसिएशन, महात्मा गांधी का अहिंसात्मक होना।
केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि सामाजिकता, प्रशंसता, आत्मीयता आदि इसमें आती है। सेंट्रल डिस्पोजिशन में का नाम लेते ही हमें अपने पूर्व प्रधानमंत्री किसमें अटल कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी की याद आ जाती है। फिर एक गौड़ प्रवृत्ति, इसमें क्या होता है, सेकेंडरी डिस्पोजिशन यानी कि पहचान, पहनावा, हेयर स्टाइल और स्वभाव और आपके खाने की आदतें, ये किस में आ जाती हैं, ये गौड़ प्रवृत्ति में आ जाते हैं। फिर देखो इसमें जो है शील गुणों के जो 16 पीएफ यानी कि 16 जो पर्सनालिटी फैक्टर है, पीएफ का अर्थ यहाँ पर पर्सनालिटी फैक्टर से है। सतही विशेष यानी कि सरफेस ट्रेड्स, इसमें क्या होता है, रंग, रूप, कद, कांटी आदि पे जो बात होती है। स्रोत विशेष, सोर्स यानी कि जो ट्रेड होते हैं, भावात्मक, विवेकशीलता, स्वयं में सीमित, दबंग, शुद्ध एवं संयमी और गंभीर, आत्म आत्म अंतरात्मा से प्रेरित, शर्मीला, डरपोक, नाजुक और शंकालु जो होते हैं वो हमारे किस में आ जाते, स्रोत विशेष में आ जाते हैं। फिर इसके बाद व्यवहारशील, चालाक, हेरा फेरी वाला, संतोषी, आत्मविश्वास, रूढ़िवादी, दूसरों पर निर्भर, अनुशासनहीन और चिंतन मुक्त, ये इसके फैक्टर हो जाते हैं। फिर देखो इसमें है कि स्टेप बाय स्टेप पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सबसे पहले इसमें जो ये किसने दिया, टाइप ऑफ कम ट्रेड्स थ्योरी बाय आइजनेक का जो सपोर्टिंग जो हेरिडिटी है वो है। और ये हमारा जो पहले वाला था ये किसने दिया, ट्रेड्स थ्योरी बाय आरबी कैटल ने, ये कितने 16 फैक्टर जो दिए थे आरबी कैटल ने दिए थे। और इसमें ये जो दिए थे ये आलपोर्ट ने दिए थे। और ये हमारे किसने दिए, आरबी कैटल ने 16 शील गुण जो सिद्धांत। और तीसरा जो हमारा आता है वो हो जाता है स्टेप बाय स्टेप पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये किसने दिया, आइजनेक ने दिया। इसमें क्या है, इंट्रैक्शन या एक्सट्रोवर्जन यानी कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। दूसरा हमारा हो जाता है वो हो जाता है स्नायु विकृति यानी स्थिरता, मूड चेंजिंग। फिर आता है इसमें मनोविकृति यानी कि स्व नियंत्रण, जिसे पैसोइटिक यानी कि सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो आइजनेक ने दिए उसमें 3 दिए, पहला अंतर्मुखी, स्नायुस्थी और जो है मनोविकृति, ये हमारे 3 आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है वो है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों से संबंध में सही है। कह रहा है प्रवाह, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ए करेक्ट रिगार्डिंग द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो इसमें हमें बताना है, तो इसका है प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकारिता, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑक्सिनिटी और कोलैबोरेशन। फिर कह रहा है प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। कह रहा है फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और ओरिजिनलिटी और एक्सपेंशन। फिर कह रहा है बारंबारता, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। तो इसमें तीसरे कह रहा है फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और एक्सपेंशन। कह रहा है प्रवाह, कार्यता, मौलिकता और विस्तारण, फ्लुएंसी, फिजिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और डिटेल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा हमारा प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण, यानी कि बी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और क्या है, ये है एक्सपेंशन। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट कह रहा है 22वां क्वेश्चन है, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता से अधिक प्रेम, बालक के व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन हैं को फ्राइड द्वारा नाम दिया गया है। ए 4 to 5 years old boy has more love for his mother than his father. What is the name given by Freud to this change in the behavior of child? Parahem, superego, नर्सिज्म, एडिपस कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यानी कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो देखो होता क्या है, ये जो फ्राइड साहब हैं इन्होंने कहा है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, ऑडिपस यानी इसमें क्या है, और एक होता है हमारा इलेक्ट्रा। तो जो इलेक्ट्रा जो इसमें लिंग विपरीत होता है, तो देखो इलेक्ट्रा यानी कि लड़की, ऑडिपस यानी कि लड़का। जो लड़का अगर मैं लिखूँ तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो यानी कि जो ऑडिपस से आप याद रखेंगे वो लड़का को, और इलेक्ट्रा यानी अगर मैं लड़की लिखूं तो लड़की में लास्ट में ई आ रही है, तो इसके हम क्या याद रखें, ये याद रखने की दृष्टि है, लड़का यानी कि ऑडिपस यानी कि लड़का,
और इलेक्ट्रा यानी कि लड़की। तो इसमें क्या कह रहे हैं, 4-5 लड़का है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 22 का हमारा, वो हो जाएगा तीसरा ऑडिपस। तीसरा ऑडिपस जो है लड़का है, तो 1-4-5 साल का बालक अपने पिता की अपेक्षा माता, हाँ तो जो लड़का है वो माता, तो लिंग विपरीत है। अगर लड़की यहाँ पर पूछ लेता 4-5 साल की लड़की, तो हमारी इलेक्ट्रा हो जाती। ठीक है, ये ऐसे हम समझे। तो जो विपरीत लिंग की जो फ्रायड ने ये दी है, तो अगर लड़का है तो ऑडिपस होगा और लड़की है तो इलेक्ट्रा होगा। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के 16 गौड़ नियम में शामिल नहीं है, कह रहा इज़ नॉट इंक्लूड इन द सेकेंडरी लॉ ऑफ द थॉर्नडाइक। कह रहा सादृश्यता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉगी, बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्टियल एक्टिव, फिर कह रहा क्रिया प्रसूद नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्टिव रिएक्शन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा चौथा। क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो जो है थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया। देखो थॉर्नडाइक 3 मुख्य नियम है और 5 इसमें गौड़ नियम, तत्परता, परिणाम और अभ्यास। इसके ये कितने हैं, 3 मूल नियम हैं और इसमें अभ्यास के 2 भागों में इसने और बांट दिया, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। तो कुल मिला के ये 3 हमारे हो जाएंगे, ये मुख्य, और इन दोनों को अगर हम जोड़ लें उपयोग और अनुपयोग के, तो 3-2 कितने हो जाएंगे, 5 नियम हो जाएंगे। गौड़ नियम देखो कौन कौन से, इसमें जो है मनोवृत्ति यानी मानसिक विन्यास का नियम यानी कि लॉ ऑफ मेंटल कॉन्फ़िगरेशन, बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ जो है मल्टीपल रिस्पॉन्स, आंशिक अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिव बिट, और कह रहा अनुरूपता यानी कि आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एनालॉग या एज्यूमुलेशन बोलते हैं, और संबंधित परिवर्तन के लॉ ऑफ एसोसिएटिव या शिफ्टिंग हम इसे बोलते हैं। तो ये गौड़ नियम हो जाते हैं 5, और ये जो मुख्य नियम है ये इसमें ये आ जाते हैं, ये मुख्य नियम और ये गौड़ नियम हो जाएंगे। ये गलत मैंने पढ़ा दिया था, यहाँ पे ये गलत है। 3 अगर मुख्य नियम बात करें, तत्परता, परिणाम और अभ्यास, अब सही है, इन्हें करो। और इसी के अंदर जो है इनके पुनः जो है 2 भागों में प्रस्तुत किया जाता है, वो है उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। तो 3 हमारे ये हैं, और 5 अगर बात करें तो मनोवृत्ति, बहु, आंशिक, अनुरूपता और संबंध, ये 5 इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, स्कूटर चलाने के बाद कार चलाना सीखना किस तरह का अंतरण है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफर इज लर्निंग ए ड्राइव ए कार आफ्टर ए ड्राइव ए स्कूटर। क्षैतिज अंतरण, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र, धनात्मक अंतरण यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र, ऊर्ध्व अंतरण यानी कि वर्टिकल ट्रांसफ़र, और वह द्विपार्श्विक अंतरण यानी कि बिलेटरल ट्रांसफ़र। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमें बताना होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। इसमें सबसे अच्छा जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऊर्ध्व अंतरण यानी कि वर्टिकल ट्रांसफ़र। देखो वर्टिकल से देखो हम कैसे हैं, साइंस की भाषा में हम वर्टिब्रेट क्या बोलते हैं, जीव हैं, प्राणी हैं, वर्टिब्रेट बीइंग हैं, हम वर्टिब्रेट बीइंग है, ह्यूमन बीइंग जो है वर्टिब्रेट में आता है। तो वर्टिब्रेट में इसके ऊर्ध्व माने क्या होता है, ऊपर, ऊपर चलना, ऊपर। तो वो ही यहाँ इसकी ये बात कर रहा है। तो क्या है, धनात्मक अंतरण तो है और क्षैतिज अंतरण और द्विपार्श्विक अंतरण, लेकिन सबसे अच्छा है वो हमारा है ऊर्ध्व अंतरण यानी कि सी वर्टिकल ट्रांसफ़र। नेक्स्ट देखो स्थानांतरण, इसमें सीखने की स्थिति में अधिकर्ता 3 तरह से स्थानांतर करता है, सकारात्मक अधिगम पॉजिटिव ट्रांसफ़र, और नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण नेगेटिव ट्रांसफ़र, और शून्य अधिगम स्थानांतरण यानी कि ज़ीरो ट्रांसफ़र। स्थानांतरण देखो, सकारात्मक जो अधिगम स्थानांतरण उसके अंतर पार्श्विक अंतरण और अनुबंध अंतरण और अनुक्रमिक अंतरण और समिस्तर अंतरण और द्विपार्श्विक अंतरण यानी कि लेटरल, वर्टिकल और सीक्वेंशनल और हॉरिजॉन्टल, और आपका आ जाएगा बेटरल, ये हमारे हो जाते हैं। फिर हमारा 25वां क्वेश्चन है संप्रेषण संबंधी अक्षमता, कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी, डिस्फेजिया,
डिस्ग्राफिया, डिस्कैलुआ और डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया। तो इसमें संप्रेषण संबंधी ये पूछ रहा है, तो 25 का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्फेजिया। डिस्ग्राफिया जो लिखने संबंधित और डिसलेक्सिया पठन विकार होता है, डिसकैलकुलिया यह गणना संबंधी होती है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डिस्फेजिया। 26 को निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा की प्रजातांत्रिक विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ द टीचिंग? प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, पार्टिसिपेट थ्योरी, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड और सामूहिकता व्याख्यान यानी कि ग्रुप डिस्कशन। तो जो नहीं है वो हमसे पूछ रहा है, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, लेक्चर मेथड। 27 पूर्व शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावनात्मक पक्ष से निम्नलिखित में कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल इज नॉट ए रिलेटेड ऑफ द अफेक्टिव एक्सेप्ट ए ब्लूम? व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन, अनुक्रिया, रिस्पॉन्स, अग्रहण, रिसीविंग, ज्ञान, नॉलेज। 27 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा नॉलेज, ज्ञान। देखो, ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्ट 3 डोमेन्स, पहला इसमें है वो है कॉग्निटिव डोमेन। पक्ष जो है 1956 बाय ब्लूम टॉकिंग या लर्निंग एंड इंटरेक्टिव एक्टिवेशन। इसमें ज्ञान है, बोध है, प्रयोग है, विश्लेषण है, मूल्यांकन और संश्लेषण है। ज्ञान, नॉलेज, रिमेंबर, टू गिव ए इंफॉर्मेशन। बोध, कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेन, फॉर्मुलेट और ट्रांसफर। प्रयोग, एप्लीकेशन, अप्लाई, डेमोन्स्ट्रेट और कंडक्ट और मॉडिफाई। विश्लेषण, एनालिसिस, एनालाइज, एस्यूट, पॉइंट आउट। मूल्यांकन, एवोल्यूशन, एवोल्यूट यानी कि चूज, डिफेंड और जज। संश्लेषण, सिंथेटिक, क्रिएट, डिस्कस, एग्रेस, क्रिएट और शो में थिंग और समथिंग न्यूज़। 3 जो डोमेन है इसी में देखो, फिर ये ब्लूम के ये कितने हो गए इधर? 3 डोमेन, पहला डोमेन हुआ और आगे देखो इसमें फिर आगे है कि अफेक्टिव, ये भावनात्मक, ये डबल तो नहीं हो गया? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन, संश्लेषण। अच्छा, अब सही है। हाँ, ये बाद में बदल दिया गया, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। सही। भावात्मक फिर 1965 में ये ब्लूम का जो आता है वो है आग्रहण, ध्यान देना, अनुक्रिया, आकलन, संगठन, मूल्यों का चरित्रीकरण। इसमें क्या होता है देखो, आग्रह या ध्यान देना यानी कि रिसीविंग और अटेंशिंग, फॉलोइंग, रिसीविंग। अनुक्रिया, रिस्पॉन्स और डेवलप्ड, ओबे। आकलन, वैल्यू यानी कि रिफर और इंक्रीज। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन और कोरिलेट और फाउंड। मूल्यों का चरित्र, कैरेक्टराइजेशन, वाई, वैल्यू, ए वैल्यू, कॉम्प्लेक्स और जज। फिर देखो इसमें कह रहा है कि साइकोमोटर डोमेन, क्रियात्मक पक्ष 1966 में और 1972 में। उद्दीपक, कार्य करना, नियंत्रित तरीके से करना और स्वाभिकरण और आदत निर्माण, ये इसमें आए। यानी कि इमेशन, मैनिपुलेशन और परसेप्शन और आर्टिकल्स, स्वाभाविकरण, हाँ, आर्टिकुलेट और नर्सिलाइजेशन यानी आदत का निर्माण। फिर देखो नेक्स्ट है हमारा 28वां, वो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग? परावर्ती स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल, अभिप्रेरणा स्तर, मोटिवेशनल लेवल, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल और अवबोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमें बताना है। तो 28 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा अभिप्रेरणात्मक स्तर यानी कि मोटिवेशनल लेवल।
देखो शिक्षण के स्तर जो हैं, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल यानी कि प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण। अनुप्रयोग ये किसका है, हर्बर्ट का जो प्रतिमान उन्होंने दिया। फिर है थॉटलेस यानी कि चिंतनहीन, थॉटलेस जो है चिंतनहीन जो शिक्षण है, टीचिंग है। बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। खोज है इसमें, प्रस्तुतिकरण है, आत्मीयकरण है, संगठन और अभिव्यक्तिकरण है, और मारिनसन का प्रतिमान। और थॉटफुल जो है टीचिंग, चिंतन युक्त शिक्षण है, इसमें क्या है देखो, चिंतन स्तर इसमें क्या आता है, समस्या की पहचान, आंकड़ों को एकत्रित करना और संकल्पना निर्माण और निष्कर्ष, यानी ये किसने दिया, ये दिया हंट का प्रतिमान और ये मॉरिसन का प्रतिमान है। मोस्ट थॉटफुल टीचिंग, सर्वाधिक चिंतनशील शिक्षण। 29 पूछ रहा है, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं के बीच क्या आएगा। लर्निंग प्रोग्रेस इज एसोसिएटेड बिटवीन स्टिमुलेट एंड एंड। पूर्व अभ्यास, पास्ट एक्सपीरियंस, व्यवहार, बिहेवियर, अनुक्रिया, रिस्पॉन्स, पशु, एनिमल। इसमें जो राइट ऑप्शन है, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया, रिस्पॉन्स, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 30, निम्नलिखित में कौन से शिक्षण विधि प्रगति सिद्धांतों पर आधारित है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल। आगमन, इंडक्टिव, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसर, निगमन या डिडक्टिव। तो 30 का जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। हाँ देखो, प्रगति शिक्षण क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ये क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान और गहन तार्किक क्रियाएं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल, सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। जॉन डीवी ऑफ द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, लैब स्कूल इन शिकागो। अकॉर्डिंग टू हिम टीचिंग इज ट्राइपोलर प्रोसेस, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। धन्यवाद। आपने इस कक्षा को इतने ध्यान और एकाग्रचित होकर सुना, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।